आज की क्लास से हम भारत का भूगोल जो है इंडियन ज्योग्राफी वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय जो है भारत का वो करेंगे। तो यदि इंडिया को देखें, ये इंडिया का बेसिक मैप है। मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि हर जगह आपको स्पेशली जब रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको मैप ड्रॉ करना होगा, तो मैप की प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले भारत के भूगोल में हम भारत की स्थिति देखेंगे। इंडिया की जो लोकेशन है, लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, कि विश्व में कहाँ पर भारत की स्थिति है। तो यदि विश्व के आधार पर हम स्थिति देखें तो इंडिया जो है इक्वेटर के, ये विषुवत रेखा, इक्वेटर विषुवत रेखा के इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। यहाँ है भारत, ये भारत। तो इसका मतलब भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में, इसका मतलब कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे अगर देखें तो इंडिया पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब भारत, यदि हम इन 7 महाद्वीपों को देखें, कॉन्टिनेंट्स को, तो इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? इंडिया एशिया का हिस्सा है। और एशिया में भी कहाँ स्थित है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत। तो भारत की स्थिति देखिए, एशिया के दक्षिण में यहाँ पर ये भारत स्थित है। अब भारत की स्थिति में जो मैंने आपको गोलार्ध बताए, उसी गोलार्ध को अब समझिए। यहाँ देखेंगे यदि आप, तो देखिए ये भारत है। और ये भारत जिस भाग में है, ये ऊपर वाले भाग में, इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम देखें तो पूर्वी साइड में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। तो इंडिया ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये स्थिति आपकी भारत की आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए, भारत की स्थिति देखने के बाद भारत की अगर आकृति की बात करें, शेप कैसा है इंडिया का, तो वैसे तो मैप जो है उसमें एग्जैक्ट फिगर तो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर से हम मैच नहीं कर सकते मैप को इंडिया के। फिर भी राउंड फिगर में अगर देखें तो देखिए इंडिया का मैप इस तरह से 4 कोण युक्त है। तो इसे चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर कहते हैं। क्वाड्रा मीन्स 4 एंगल्स हैं इसके, 4 पॉइंट्स को जोड़ने पे बनता है। तो ये क्वाड्रेंगुलर शेप का है। अब इंडिया का जो मैप है उसमें यदि आप देखें, अभी जो 2020 में जो लेटेस्ट पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया के, उसके अनुसार देखा जाए तो इंडिया में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो है वो 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये चेंजेस क्यों हुए हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है और 2 यूनियन टेरिटरीज में उसको विभाजित कर दिया गया है। जहाँ जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, वहीं पर ये दादरा नागर हवेली और दमन और दीव वाली जो यूनियन टेरिटरीज थी, 2 अलग अलग, उनको मर्ज कर दिया गया है। तो इन सब के बाद जो टोटल डेटा आता है वो ये है कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको सभी स्टेट्स के जो हैं इंडिया के मैप पे आपको लोकेशन भी ध्यान होनी चाहिए, उनके कैपिटल्स भी याद होने चाहिए। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, इनकी अक्सर स्टूडेंट्स जो है इनकी सीक्वेंस नहीं जानते हैं। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कई बार आपको ड्रॉ करके देखना है रफ कॉपी में, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो इनको स्टेट्स को तो याद रखना ही है, बाकी स्टेट्स तो याद होनी ही चाहिए, बट इन पे खास फोकस याद रखना, क्योंकि इनका सीक्वेंस कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, याद नहीं रहता है कई स्टूडेंट्स को। उसके अलावा आपको पॉलिटिकल मैप में और क्या याद करना है, तो आपको ऐसे राज्यों का नाम पता होना चाहिए जो ज्यादा राज्यों की सीमा को छूते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स के बॉर्डर को टच करता है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिएगा कि कौन सा राज्य है जो बहुत सारे राज्यों की सीमा को छूता है। उसके अलावा बॉर्डर रीजन जो है, हमारा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है भारत की, उससे सटे हुए कौन से राज्य हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो ये बेसिक पॉलिटिकल मैप की स्टडी आपको करनी है और याद रखना है। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ है, वो आज हम इस मैप पे देखने वाले हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं 2019 के एंड में और 2020 में। तो अब जो है यूनियन टेरिटरीज वो देखिए। सबसे पहली यूनियन टेरिटरी ये है लद्दाख, जो कि अब इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। दूसरी है जम्मू कश्मीर। तीसरी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। चौथी है दिल्ली। फिर है अंडमान निकोबार। उसके अलावा लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पर है दमन और दीव यूनियन टेरिटरी। दमन और दीव में से दमन वाला हिस्सा यहाँ है, यहाँ का मतलब है गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र पर स्थित है दमन। और दीव कहाँ स्थित है? दीव यहाँ स्थित है। दीव एक द्वीपीय क्षेत्र है, एक छोटा सा आइलैंड है जो यहाँ खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। तो दमन और दीव जो है ये तो गुजरात के बिल्कुल समीप है। और दादरा नागर हवेली जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर रीजन पे है, सीमा क्षेत्र पर। और दादरा नागर हवेली में आपको ये भी याद रखना है कि ये तटवर्ती क्षेत्र पर नहीं है, ये अंदर की तरफ है, आंतरिक भाग में। दमन और दीव तो कोस्टल रीजन पे थे, दीव तो एक आइलैंड है ही, और दमन जो है वो तटवर्ती क्षेत्र में है, और दादरा नागर हवेली अंदर है, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र पर। तो ये आपको याद रखना है। ये सब मिलकर दादरा नागर, दमन और दीव, इन सबको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जिसकी कैपिटल जो है वो है दमन। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्लस पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर पुडुचेरी जो है उसकी 4 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 राज्यों में बिखरी हुई हैं, और वो कौन कौन सी हैं उनके नाम ध्यान होने चाहिए। एक तो पुडुचेरी नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी की, वो तो यहीं पर है। उसके बाद कैरिकल, ये तमिलनाडु में है, पुडुचेरी और कैरिकल वाला पार्ट। फिर है माहे जो केरल में है, और फिर आंध्र प्रदेश में यनम नाम का जो भाग है, डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी की, वो यहाँ स्थित है। तो पुडुचेरी नाम की जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उसके 4 पार्ट्स हैं जो कि इन राज्यों में विस्तृत है। देखिए इसमें क्लोज मैप में माहे, कैरिकल, पुडुचेरी और यनम। तो पॉलिटिकल मैप आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, हर स्टेट की लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो पॉलिटिकल मैप को याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। कैपिटल्स वगैरह आप सब देखिएगा। अब देखिए इंडिया में अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। तो लार्जेस्ट स्टेट और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में अभी मैंने बताया सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या बन गया है? लद्दाख बन गया है। पहले कौन था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? तो पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा था, पर अब लद्दाख जो है एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई, इसलिए ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आप देखिए भारत की अगर आकार की बात करें, साइज में हम 2 चीजें देखेंगे, एक तो भारत का एरिया, क्षेत्रफल, और दूसरी चीज भारत की जनसंख्या। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें, एग्जैक्ट जो फिगर्स में इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इस एरिया को ये जो अभी तक जितनी भी ज्योग्राफी की बुक्स हैं, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जितने भी डेटास हैं, उन सब में जितने भी फैक्ट्स हैं उनमें यही एरिया इंडिया का बताया जाता है। बट अब लेटेस्ट सैटेलाइट्स वगैरह के माध्यम से जो इंडिया का एरिया मेजर किया गया है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, 206 किलोमीटर ज़्यादा है। ये जो इतने सालों से हम इंडिया का एरिया मानते आए हैं, ये मैनुअल डेटा या सर्वे के बेसिस पे बताया जाता है। हालांकि चल ये भी यही रहा है अभी भी, फिर भी नई जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है उसमें इंडियन गवर्नमेंट कौन सा नया डेटा देती है या कौन सा नया एरिया बताती है इंडिया का, तो वो आपको न्यू डेटा पता होना चाहिए। न्यू डेटा के अकॉर्डिंग 206 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपको ऐड करना है बस उसमें। तो 32,87,000, यहाँ तक कोई फर्क नहीं, 87,469 स्क्वायर किलोमीटर नया डेटा है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट और भी गवर्नमेंट की जो भी साइट्स हैं उन पे ये नया डेटा कई जगह बताया जाता है। अब इतना अगर आपको याद नहीं होता है तो एटलीस्ट शॉर्ट में यह ध्यान होना चाहिए कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यदि इसी को आपको मिलियन किलोमीटर में बताना हो तो उस स्थिति में कैसे बताएंगे? मिलियन में जब बात करते हैं तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। हेक्टेयर में बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। हेक्टेयर में जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में, तब हम हेक्टेयर के अनुसार एरिया देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कई बार मिलियन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मिलियन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मिलियन का भी ध्यान होना चाहिए आपको। अगर हम विश्व के क्षेत्रफल की तुलना करें, पूरा जितना भी लैंडमास है, जितना भी एरिया है, उसमें से इंडिया का एरिया कितना परसेंट है? तो वो है 2.4%। और विश्व में भारत की जो रैंक है किसके अकॉर्डिंग? एरिया वाइज, वो है 7th रैंक, 7वीं रैंक। तो 7 बड़े देश जो हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो है रशिया, सबसे बड़ा कंट्री, फिर है कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब इसमें एक चीज है
जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। कुछ किताबों में यूएस को चौथे नंबर पर रखा गया है और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। ये डेटा कहाँ का है? तो ये डेटा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के अनुसार यूएसए को रखा गया है तीसरे स्थान पर और चाइना को रखा गया है चौथे स्थान पर। तो ये कंफ्यूजन क्यों रहता है, कभी चाइना को तीसरे पर यूएस को चौथे पर, ये क्यों स्वैप कर दिया जाता है, ये पोजीशन चेंज कैसे हो जाती है? तो देखिए कुछ खास फर्क नहीं है, सिंपल सा ये है कि यूएसए जो है इसका ओवरऑल एरिया बड़ा है। अब ये ओवरऑल एरिया क्या होता है वो भी देखते हैं। ओवरऑल एरिया बड़ा है यूएसए का, जबकि चाइना जो है इसका शुद्ध विशुद्ध रूप से जो स्थलीय भाग है, लैंड एरिया, वो बड़ा है। तो यहाँ ओवरऑल एरिया में हम यूएस के किस एरिया की बात करें? यूएस का लैंड एरिया प्लस यूएस का जो कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, एक तरफ तो अटलांटिक कोस्ट है और एक तरफ पैसिफिक कोस्ट है, यूएसए के दोनों तरफ। अटलांटिक कोस्ट पे जो तटवर्ती क्षेत्र का कुछ सागरीय भाग है वो भी यूएसए का पार्ट है, तो उसको भी जब ऐड करते हैं तो ओवरऑल जो एरिया होता है वो यूएसए का ज्यादा आता है। जबकि केवल विशुद्ध रूप से आप स्थलीय भाग ही देखेंगे तो चाइना का एरिया जो है वो बड़ा आता है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन कई किताबों में चलता आ रहा है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में ये माना गया है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और वैसे भी अभी जो आरपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के जो बचकाने या बच्चों जैसे जो डेटा है वो नहीं पूछे जाते, थोड़े से लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का थोड़ा हाई होता है, तो इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया एरिया के बारे में। अब देखिए पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या, तो सेंसस जो है 2011 वाला उसी का डेटा अभी तक चल रहा है। उसके हिसाब से अगर देखें तो राउंड फिगर में इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ है, और अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। और आपको पहले ही ध्यान है कि जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, और फर्स्ट रैंक पे कौन है? चाइना है। और जिस तरह से पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि नया सेंसस जो आए उसमें हमारी पता नहीं कितनी जनसंख्या होगी और कहीं हम पहले नंबर पे ना आ जाए। चीन में इस मामले में, चीन से हम पहले नंबर पे आना नहीं चाहते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए भारत का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है भारत, पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान होनी चाहिए डिस्कशन करने से पहले, नॉर्थ से साउथ तक जो विस्तार होता है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार होता है उसको क्या कहा जाता है, और पूर्व से पश्चिम तक के विस्तार को क्या कहा जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार होता है ये होता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, क्योंकि डिफरेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक 37 डिग्री के आसपास तक इंडिया फैला हुआ है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ वाला। और ईस्ट से वेस्ट वाला जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है, देशांतरीय विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो फुली नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये टर्म, ये शब्द मैं बार बार यूज करने वाली हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए भारत की स्थिति यदि ये देखें तो इंडिया विषुवत रेखा के उत्तर में है, नॉर्थ में। इसका मतलब जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, अक्षांश होंगे, उनके आगे हम नॉर्थ का क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो सबसे पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है और दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत कहाँ तक, कौन से नंबर लैटिट्यूड तक विस्तृत है, वो ध्यान होना चाहिए। तो देखिए इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर है। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे दक्षिणी भाग है। और ये कहाँ पर है? इस दक्षिणी भाग का नाम क्या है? इस दक्षिणी भाग का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो किस में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पहले नाम कुछ और था, पिग्मेलियन पॉइंट, खैर वो याद नहीं रखना, अभी लेटेस्ट नेम तो इंदिरा पॉइंट ही है। अब यहाँ इंदिरा पॉइंट से लेकर भारत उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है? तो इंदिरा कॉल तक विस्तृत है।
इंदिरा कॉल जो है वो कहाँ स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया विस्तृत है। अगर हम मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूभाग, द्वीप समूह को ना देखें, तो मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री पर है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट पर। ये 45 नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तो ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर देखें तो भारत पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो विस्तार है भारत का, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से भारत विस्तृत है 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। अब यहाँ पर ये 68 डिग्री 7 जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट या पश्चिमतम बिंदु। अब यहाँ हम पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो कौन सा है? ये गुजरात में स्थित है। गुजरात का कच्छ जिला जो है उसमें स्थित है। कच्छ जिले में एक गांव है गुहर मोती नाम का, वहां पर ये भारत का पश्चिमतम बिंदु स्थित है, गुहर मोती। और इस एरिया को सर क्रीक वाला क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये सब तो ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, फिर भी यहाँ ईस्ट का ई लिखा हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है यहाँ वेस्ट का डब्ल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, भारत का पश्चिमी भाग है। भारत का तो पश्चिमी भाग होगा, दुनिया का कौन सा भाग है? तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व का ये पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए ईस्ट का ई ही लगेगा। चाहे ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है, फिर भी यहाँ ईस्ट का ई ही लगेगा, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब आप इस तरफ देखिए, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी भाग है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? अंजाव नाम का जिला है, डिस्ट्रिक्ट होता है, जिले का मतलब। किबिथू नाम का गांव है, किबिथू विलेज। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ये जो डिग्रीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, पर ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको ध्यान ही होनी चाहिए। अब आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो जूम में देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट है वो ये है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट जो इंदिरा कॉल वाला पॉइंट है। ये भारत का पश्चिमतम बिंदु जो कच्छ जिले में है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आप लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज से देख चुके हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है, और पूर्व से पश्चिम तक की कितने किलोमीटर की दूरी है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम दूरी देखें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की, तो वो 3214 किलोमीटर की दूरी है। भारत का मुख्य भूभाग का, मेनलैंड का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके बीच में डिस्टेंस 3214 किलोमीटर का है। और सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच में जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। तो यदि हम देखें उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, जिसे अक्षांशीय विस्तार भी कहते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, वो डिस्टेंस में, किलोमीटर में जब दूरी देखी जाती है तो कितना है? 3214। जबकि लैटिट्यूड्स, अक्षांश कितने कवर हो जाते हैं इसमें? लगभग 30 डिग्री कवर हो जाती है, क्योंकि ये 8 डिग्री से लेकर लगभग 37 डिग्री पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो इसको राउंड फिगर में अगर हम देखें, 30 डिग्री के आसपास का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो किलोमीटर में तो देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना है 2933 किलोमीटर, और डिग्री में अगर देखा जाए तो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, ईस्ट से वेस्ट का जो विस्तार है वो है। दोनों ही लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिग्री जो है उसका डिस्टेंस या डिग्री का जो एक्सटेंशन है वो सेम है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज देखें तो सेम है, उसके बावजूद अक्षांश जो है, लैटिट्यूड्स, वो ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा किलोमीटर क्षेत्र क्यों कवर कर रहे हैं दूरी, जबकि देशांतर कम दूरी कवर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब
पूर्व से पश्चिम तक भी 30 ही देशांतर आ रहे हैं। तो ये 30 डिग्रीज जो है लॉन्गिट्यूड की, ये ज्यादा डिस्टेंस क्यों नहीं कवर कर पा रही, या एटलीस्ट उतना डिस्टेंस क्यों नहीं कवर कर पा रही जितना नॉर्थ से साउथ तक लैटिट्यूड्स कवर करते हैं। उसके पीछे कारण सिंपल सा ये है कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं अक्षांश, उनके बीच में लगभग समान दूरी बनी रहती है। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जब जाते हैं तो सभी लैटिट्यूड्स अक्षांशों के बीच में समान दूरी होती है, और वो लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर के आसपास लगभग। और लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे देशांतर के बीच की दूरी कम होती जाती है, और पोल्स पर जाकर जो है लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाते हैं। इंडिया जहां स्थित है, इंडिया इक्वेटर पर तो स्थित है नहीं, विषुवत रेखा से थोड़ा उत्तर में है, इसीलिए जहां जिस स्थान पर इंडिया है वहां 25 डिग्री के आसपास जब हम इंडिया की देशांतरीय विस्तार देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वहां तक आते आते लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए 30 डिग्रीज तो होती है लॉन्गिट्यूड की, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बहुत कम होता है। तो ये चीज जो है इसको आप समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ आपको दिख रहा है जो अक्षांश है लैटिट्यूड्स, उनके बीच में सिमिलर डिस्टेंस है, चाहे पोल्स तक जाए तो भी ये समान दूरी बनी रहती है। देशांतर के बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कैसे डिस्टेंस कवर होता है, उसके लिए आप इन दो लॉन्गिट्यूड्स को फोकस कीजिएगा। इन दो लॉन्गिट्यूड्स में हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ कितना डिस्टेंस कैसे कैसे कम होता है उसको देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए इक्वेटर पर इतनी डिस्टेंस है, थोड़ा ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये दो लॉन्गिट्यूड्स जो है इनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और पोल्स तक जाते जाते जो है वो मर्ज हो जाते हैं आपस में। देखिए पोल्स तक जाते जाते ये आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने के कारण वो कम दूरी कवर कर पाते हैं इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, स्पेशली 25 डिग्री के आसपास। तो ये जो है ये 30 डिग्री का दोनों का ही एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। फिर भी लॉन्गिट्यूडनल जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस है वो कम है, लैटिट्यूड में किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसका क्या प्रभाव होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का कितना है, उसका किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अभी बताया था मैंने, नॉर्थ साउथ होगा कि ईस्ट वेस्ट होगा, सोचिए। ये होगा नॉर्थ साउथ डिस्टेंस, क्योंकि लैटिट्यूड्स ऐसे उत्तर से दक्षिण तक की हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन या विस्तार जो एक्सटेंशन जो है इंडिया का वो बताते हैं। कितने डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। क्या फर्क पड़ता है इस 30 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार से, बहुत कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स चेंज होते हैं जलवायु कटिबंध क्लाइमेट जोन्स चेंज हो जाते हैं। आपको पता है 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवत रेखीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं इसको। उसके बाद 23.5 डिग्री तक दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। और इसके ऊपर आ जाता है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। हालांकि इनके बीच में सब ट्रॉपिकल भी मार्क किया जाता है, ट्रॉपिकल के ठीक ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल, उष्ण के ऊपर वाला उपोष्ण, बट यहाँ पे हम मुख्य जो जलवायु कटिबंध है उसको देख रहे हैं। टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है ये कहाँ तक होता है, 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक। उसके बाद क्या आ जाता है, पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं, जितना ज्यादा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा उतने ज्यादा जलवायु कटिबंध, उतने ज्यादा क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो इंडिया में होंगे। तो जिस तरह का इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 30 डिग्री तक फैला हुआ है, और 30 डिग्री भी कहाँ पर, कौन से लैटिट्यूड्स तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है। इसका मतलब अगर हम देखें कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से गुजरेगी लगभग 23.5 डिग्री। कर्क रेखा भारत को दो बड़े भागों में बांटेगी। नीचे वाला जो भाग है भारत का वो तो कौन से क्षेत्र में पड़ेगा, ट्रॉपिकल रीजन में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और भारत का जो उत्तरी भाग है वो कहाँ पे स्थित होगा या कौन से जलवायु कटिबंध में होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, शीतोष्ण, या इसको क्या कह सकते हैं, टेम्परेट जोन।
तो भारत का 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होने के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती है। और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है क्या, क्लाइमेट के आधार पर वनस्पति डिसाइड होती है कि किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ उगेंगे। जलवायु के आधार पर यहाँ डिसाइड होता है कि कैसी सॉइल होगी, मृदा होगी। ठंडे क्षेत्रों की अलग तरह की मृदा होती है, शुष्क क्षेत्रों की अलग होती है। तो इसी तरह से सॉइल, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किस तरह की होगी, ये सब डिसाइड होता है किससे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन से, अक्षांशीय विस्तार से। तो ये अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव है। तो यदि आप देखें जलवायु पर मुख्य रूप से प्रभाव होता है। भारत कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट रही है। भारत का जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और ये आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टेम्परेट जोन में। ये टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल। और इसी के प्रभाव के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन या इतना ज्यादा डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेटिक रीजन्स, ये सब किस वजह से है, क्योंकि इंडिया का 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा नहीं है, इसीलिए ऐसे देशों में पूरे देश में समान जलवायु ही पाई जाती है, सिमिलर सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। पर भारत एक अच्छी लोकेशन पे स्थित है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, जहां हमारे पास कन्याकुमारी जैसे क्षेत्र हैं जो कि गर्म है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कश्मीर जैसे क्षेत्र भी हैं जो ठंडे हैं। तो सभी तरह के जो मौसम परिस्थितियां या जलवायु वगैरह वो इंडिया में देखने को मिलती है। हिल स्टेशंस भी हैं, ठंडे क्षेत्र भी हैं, गर्म क्षेत्र भी हैं, बीचेस भी हैं। सब चीजों का सुख जो है हम इंडिया के वासी भोग रहे हैं। खैर सब घूमने नहीं जाते ना, तो वो नहीं भोग सकते। पर खैर कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है वो ध्यान होना चाहिए आपको। गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। इन राज्यों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है उन सबके। अब आगे अगर देखें इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर का क्या प्रभाव होता है। तो देशांतर, पहले तो देशांतरीय विस्तार कैसा होता है, पूर्व से पश्चिम तक का होता है। जैसे अभी देखा कि अक्षांश का, लैटिट्यूड का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है, वैसे ही देशांतर का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, समय पर। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, तो कितना विस्तार है भारत का, ये है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। आपको याद है शुरू में हमने जब समय या स्थानीय समय गणना की बात की थी, तब हमने बात की थी कि विश्व में कुल 24 कालखंड है, टाइम जोन्स, कालखंड। और हर एक कालखंड जो है, प्रत्येक कालखंड कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का, हर एक कालखंड। और 15 डिग्री क्रॉस करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। भारत का 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, इसका मतलब भारत में 15-15 डिग्री के 2 कालखंड हैं। और ये 15-15 डिग्री के 2 कालखंड होने की वजह से भारत के सबसे पश्चिमतम, वेस्टर्न मोस्ट और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट के बीच में समय का कितना अंतर होना चाहिए, इस बिंदु के बीच में और इसके यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना समय में अंतर होना चाहिए, 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर इसलिए है क्योंकि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में 30 डिग्री का देशांतरीय अंतर है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 30 डिग्री का है। इसीलिए ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है उसमें समय में 2 घंटे का फर्क है। इसका मतलब यहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है और यहाँ 2 घंटे बाद होता है। ये वेस्टर्न वाला जो पार्ट है इसका समय पीछे चल रहा है, ईस्टर्न वाले पार्ट का समय आगे चल रहा है। बट इंडिया इतना बड़ी कंट्री है, इसमें इस तरह के अलग अलग समय रखना पॉसिबल नहीं था। और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे दूसरे इश्यूज थे जिन पे ध्यान देना था, तो इसीलिए क्या किया गया कि एक लॉन्गिट्यूड चुना गया जो बिल्कुल देश के मध्य भाग से गुजरता है, दोनों 15-15 डिग्री के कालखंडों के लगभग बीच से गुजरता है। उस लॉन्गिट्यूड को चुना गया ताकि वो उस लॉन्गिट्यूड के आधार पर तय किया जाए इंडिया का मीन टाइम, भारत का मानक समय। तो वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, इसका समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है।
ये समय जो है ये पूरे भारत में फॉलो होता है। भले भारत में 2 कालखंड हो, पर हमारा पूरे भारत का जो समय है, हमारी घड़ियां किसके अनुसार चलती हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से चलती हैं। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ये यूपी से गुजरता है, थोड़ा सा इसका भाग एमपी से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश से गुजरता है। यहाँ एक नया राज्य तेलंगाना बन चुका है, पर तेलंगाना का कोई भी हिस्सा जो है वहां से ये 82.5 डिग्री नहीं गुजरती। तो तेलंगाना आपको याद रखना है, तेलंगाना से नहीं गुजरता है, केवल आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो ये 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है, ये हमने मीन टाइम या मानक समय चुन लिया है इंडिया के लिए, और यही फॉलो किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनकी हमेशा डिमांड रहती है कि इनको एक अलग समय दिया जाए, सेपरेट टाइम दिया जाए, क्योंकि इनका जो समय है ये आगे चल रहा है। वास्तविक हमारी जो इंडियन घड़ी, उसमें जो समय हम फॉलो करते हैं, उससे उनका समय कहीं आगे है, और आगे होने के कारण सूर्योदय होने के बाद उनका दिन का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट चला जाता है। वो लोग काम पे समय पे नहीं जा पाते हैं, और भी कई सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता उनकी कम हो जाती है, वहाँ की जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और भी कई सारी चीजें। इसीलिए हमेशा उनकी डिमांड रहती है कि उनको अलग टाइम दिया जाए। अब दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये एक मुद्दा है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। इसमें कुछ भी सही नहीं है, दिया जाए या ना दिया जाए, आप दोनों तरफ में से कोई भी पक्ष ले सकते हैं। बट जो भी पक्ष आप लें, यदि कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको उसको सही से जस्टिफाई करना आना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि हाँ, उनके लिए पृथक समय, सेपरेट टाइम होना चाहिए, तो आपके पास जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स ये हैं कि पहले स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर पूर्वी राज्यों में चाय बागानी समय हुआ करता था, तो वैसे ही अभी भी उनके लिए एक सेपरेट टाइम रखा जा सकता है, और उनके लिए अलग टाइम रखेंगे तो उनको ये फील होगा कि उनकी डिमांड्स पूरी कर रही है गवर्नमेंट, और वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ऐसा उनको लगेगा, और उनको भी एक इम्पोर्टेंस जितनी मिलनी चाहिए वो मिलेगी, ऐसा उनको फील होगा। पर अगर समय उनको ना दिया जाए, तो उसके पीछे क्या तथ्य हो सकते हैं, या क्या चीजें हो सकती है, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं, अभी जो है उनको पृथक समय, सेपरेट टाइम नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट अभी उनको सेपरेट टाइम नहीं दे रही है, और उसको ना देने का कारण क्या है? भारत की एकता, अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। अभी तकनीकी रूप से हम या भारत जो है इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि इस तरह के जो टाइम डिफरेंसेस है उनको मैनेज कर पाए। रेलवे दुर्घटनाएं या ट्रेन वगैरह के ट्रैक पे एक ही समय रेल जो है वो आ सकती हैं, तो कई सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, परिवहन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और भी सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसीलिए अभी वर्तमान काल में गवर्नमेंट ने उनको कोई सेपरेट टाइम नहीं दिया है। भविष्य में जब इंडिया और डेवलप हो जाएगा, हमारे पास तकनीकी विकास हो चुका होगा, हमारे पास शिक्षित जो है नागरिक ज्यादा होंगे, लोग इस चीज को समझ पाएंगे, तब जाके इसको सेपरेट टाइम को दिया जा सकता है। फिलहाल इसको सेपरेट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नहीं दिया गया है। तो ये आप कोई भी आंसर किसी भी तरह से लिख सकते हैं, येस और नो, दोनों तरह से आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। अब देशांतरीय विस्तार जो है वो हम देख चुके हैं, तो अब बात करते हैं भारत की सीमा की। दो तरह की सीमाएं हैं भारत की। एक तो है स्थलीय सीमा, जो ऊपर की तरफ हम विभिन्न देशों के साथ शेयर करते हैं। एक है हमारी जलीय सीमा। जलीय सीमा जो है उसमें यहाँ तो अरब सागर है, अरेबियन सी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। स्थलीय सीमा की अगर हम द्वीप समूह जो है उसमें भी हम जलीय सीमा देखते हैं। स्थलीय सीमा की अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर राउंड फिगर में ये डिस्टेंस है, स्थलीय सीमा की दूरी है। पर एग्जैक्ट फिगर्स में यदि देखें तो 15,106.7 किलोमीटर है। ये एग्जैक्ट फिगर जो है ये कम ही पूछा जाता है, जनरली एनसीईआरटी वगैरह में जो दिया जाता है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा के बाद अगर हम तटीय सीमा या जलीय सीमा देखें भारत की, तो उसका इतना किलोमीटर में विस्तार है, 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया का पूरा प्रायद्वीपीय भाग तटीय सीमा रखता है या कोस्टल बॉर्डर रखता है। उसके बावजूद तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो आप देखिए स्थलीय सीमा की तुलना में भारत की जो जलीय सीमा है या तटीय सीमा जस्ट आधा है, ऑलमोस्ट हाफ है। उसका कारण क्या है? जबकि पूरा साउथ इंडिया जो है या पूरा पेनिनसुलर इंडिया दोनों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद इतनी कम तटीय सीमा का कारण क्या है? कारण ये है कि भारत की तटीय सीमा बिल्कुल सीधी है, ऐसे ऑलमोस्ट ज्यादा ऐसे घुमाव नहीं। अगर भारत की स्थिति इस तरह से होती कि कोस्टल बॉर्डर में बहुत सारे घुमाव होते, ऐसे 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 इस तरह से होता इंडिया मान लीजिए,
ऐसे 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 घूम घाम के, तो ये तटीय सीमा बहुत लंबी हो जाती है। पर ऐसा है नहीं, भारत की तटीय सीमा जो है बिल्कुल सीधी है, इसमें घुमाव और ऐसे मोड़ जो है वो कम है। उसकी वजह से हमारी तटीय सीमा की लंबाई, लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी स्थलीय सीमा की है, क्योंकि हमारी स्थलीय सीमा अगर आप देखोगे कई जगह वो मुड़ी हुई है, तो इसलिए उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तटीय सीमा की इतनी लेंथ नहीं है। अब तटीय सीमा जो है, कोस्टल बॉर्डर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो मुख्य भूभाग मेनलैंड का कोस्टल बॉर्डर, दूसरा ये आइलैंड्स जो है द्वीपों का तटीय सीमा, इसको भी जोड़ा जाता है। तो दो पार्ट्स में इसको यदि डिवाइड करें तो देखिए तटीय सीमा में मुख्य भूभाग की जो तटीय सीमा है वो 5422.6 किलोमीटर है। ये तो एग्जैक्ट फिगर्स हैं। अगर देखें तो एनसीईआरटीज वगैरह में जो राउंड फिगर में दिया जाता है डेटा, वो है 6100 किलोमीटर। तो आप आमतौर पे जो आंसर वगैरह लिखते हैं तटीय सीमा के बारे में कहीं पर, तो आप उसमें जनरली ये लिखते हैं कि 6100 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है भारत की, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। आइलैंड्स की जो तटीय सीमा है वो कितनी है, 2094 किलोमीटर द्वीपों की है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह जो है वो सम्मिलित है। अब स्थलीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं वो देखिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, अब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। ये स्थलीय सीमा वाले क्षेत्र में जो राज्य हैं उनके नाम हैं। अब स्थलीय सीमा हम कौन कौन से देशों के साथ बनाते हैं वो भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए स्थलीय सीमा हम बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बहुत थोड़ी सी, ये वाला, ये अफगानिस्तान के साथ। फिर है चाइना, चाइना के अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार। इन देशों के साथ हम स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश के साथ बनाता है, और सबसे कम लैंड बॉर्डर इंडिया बनाता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो डेटा है, नंबर्स, ये याद नहीं भी होते तो भी चलेगा, बट सबसे ज्यादा किसके साथ बनाते हैं और सबसे कम किसके साथ बनाते हैं, और एटलीस्ट इनके देशों के सीक्वेंस से नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो ये हुआ आसपास के हमारे जो पड़ोसी हैं। अब अलग अलग पड़ोसियों के साथ जो हमारी सीमा है उसके डिफरेंट नाम है, जो लाइन है हमारी बॉर्डर लाइन, उसके डिफरेंट नेम्स हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए डूरंड रेखा किसको कहा जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है यहाँ पर ये जो है इसे डूरंड रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन किसको कहते हैं, जो हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा है। पहले बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो भी क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। मैकमोहन रेखा कहा जाता है चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसको। अब देखिए ये सीमा वगैरह से रिलेटेड अगर आपको तथ्य पता हो, जानकारी हो गई है, तो एक और चीज ध्यान से देखिए। यहाँ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो देख रहे हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको यदि आप ध्यान से देखेंगे ये तटवर्ती क्षेत्र पर नहीं है। जो स्टूडेंट्स अच्छे से मैप को स्टडी नहीं करते हैं उनको लगता है यहाँ इंडिया खत्म हुआ, यहीं दुनिया खत्म हो गई, यहीं बंगाल की खाड़ी शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता। हमारे आगे यहाँ बांग्लादेश वाला हिस्सा भी है, और इसी वजह से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जैसे जो राज्य हैं वो बंगाल की खाड़ी को नहीं छूते हैं, नहीं टच करते। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। अब देखिए तटीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, कोस्टल बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट्स हैं। उसमें है गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र। अच्छा, दमन और दीव जो है केवल यही यूनियन टेरिटरीज में कोस्टल रीजन पे है। दादरा नागर हवेली अंदर है आंतरिक भाग में, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र पर। फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो चारों पार्ट्स हैं वो कोस्टल रीजन पे हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और उसके अलावा ये हमारे द्वीपीय समूह तो हैं ही कोस्टल रीजन पे। अब सबसे ज्यादा बड़ी तटीय सीमा जो है वो कौन सा भाग बनाता है इंडिया का, तो यूनियन टेरिटरीज में देखें तो अंडमान निकोबार, और ओवरऑल भी अंडमान निकोबार की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा
बनाने वाला जो भाग है वो है अंडमान निकोबार। और मेन लैंड में अगर हम बात करें, मुख्य भूभाग में, तो गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? दमन और दीव बनाता है। अगर आपको यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो वो बनाता है अंडमान निकोबार। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो बनाता है दमन और दीव। राज्यों की अगर बात हो, स्टेट्स की, तो सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी बनाता है गोवा स्टेट्स में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सागरीय विस्तार। हमारे इंडिया के दोनों तरफ, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है जो इंडियन ओशन का पार्ट है। जहां पर हमारी कोस्ट लाइन खत्म होती है उसके पास का जो तटवर्ती सागर है उस पर भी भारत का अधिकार है। तो कहां तक भारत का अधिकार है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम देखें ये तटीय क्षेत्र में जो भारत का सागर में विस्तार कितना है वो देखें, उससे पहले आपको एक यूनिट या इकाई ध्यान होनी चाहिए। अक्सर जो समुद्र में जो डिस्टेंस देखा जाता है वो देखा जाता है नॉटिकल माइल के आधार पर, जिसको समुद्री मील भी कहते हैं, समुद्री मील। और एक समुद्री मील जो है ये 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है, 1.852 किलोमीटर के आसपास, मतलब लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नॉटिकल माइल में एनएम जो लिखते हैं, नॉटिकल माइल में ही डिस्टेंस बताया जाएगा तट से कि कहाँ तक भारत का विस्तार है सागर में। अब देखिए भारत की अगर तटीय सीमा देखें तो इस आड़ी तिरछी तटीय सीमा को अगर हम एक रेखा से जोड़ें, इन आड़े तिरछे भागों को, तो उसे कहेंगे आधार रेखा। ये जो है ये लाइन एक बेस लाइन, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा, ये वास्तव में है नहीं, ये काल्पनिक रेखा जो है इन आड़े तिरछे भागों को जोड़कर बनाई जाती है, इसे कहते हैं आधार रेखा, बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे तक का जो हिस्सा है वो भारत का ही सागरीय विस्तार है। और इस सागरीय विस्तार का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको कहते हैं सीमावर्ती सागर। सीमावर्ती सागर कहां से कहां तक विस्तृत है? आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल माइल दूरी तक। केवल इस साइड ही नहीं, इस साइड भी है, ये दोनों तरफ है, जहां जहां इंडिया की कोस्टल बॉर्डर है वहां सब जगह है। तो 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक जो हमारा सीमावर्ती सागर वाला क्षेत्र है, टेरिटोरियल सी, यहाँ पर भारत का एकाधिकार है, मतलब एब्सोल्यूट राइट्स है। एब्सोल्यूट राइट्स मींस यहाँ हमारे किसी भी तरह के अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल की दूरी के अंदर अंदर कोई अगर विदेशी जहाज आ जाता है, बिना हमारी अनुमति के कोई देश अपना जहाज ले आए, तो हम उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा को एक चुनौती होगी। तो सुरक्षा आदि की दृष्टि से इस पर एकाधिकार है, हमसे पूछे बिना या भारत से पूछे बिना कोई भी देश अपना जहाज यहाँ पर नहीं ला सकता है, ना ही यहाँ से गुजर सकता है। ये कोई रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है, ये इंडिया का भाग है। फिर उसके बाद आगे जो 12 नॉटिकल माइल के आगे 24 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा है वहां पर दूसरा भाग आ जाता है। उस दूसरे भाग का नाम है संलग्न सागर या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस सी वाला क्षेत्र। यहाँ पर इंडिया को वित्तीय अधिकार प्राप्त है, फाइनेंशियल राइट्स। फाइनेंशियल राइट्स का मतलब इस एरिया में, इस क्षेत्र में जहाज आ सकते हैं दूसरे देशों के, पर जब भी कोई जहाज आता है तो उस जहाज से हम सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी वसूल सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ हमें वित्तीय अधिकार प्राप्त है। उसके बाद आगे जो 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी वाला क्षेत्र है, उसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ तक भारत को आर्थिक अधिकार प्राप्त है, इकोनॉमिक राइट्स। उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जितने भी समुद्री संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पर अधिकार किसका है? भारत का है। संसाधन क्या होते हैं? मछलियां हैं, यहाँ पर तेल है, तेल के कुएं, गैस के कुएं, ये सब पर अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। और 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक इंडिया जो है कुछ भी रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई अगर कृत्रिम द्वीप बनाना हो, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना हो, वो भी इंडिया यहाँ पे बना सकता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया को आर्थिक अधिकार प्राप्त है। अब अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तीनों क्षेत्र जो हैं ये आधार रेखा से ही शुरू होते हैं। तीनों क्षेत्रों का आधार रेखा से शुरू होने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ
कि इस 24 नॉटिकल माइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये 12 जुड़े हुए होते हैं, ये 12 प्लस ये वाले 12 अलग से, तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं 24। इसका मतलब ये हुआ जो आपको इस दूसरे नंबर क्षेत्र में वित्तीय अधिकार प्राप्त है, फाइनेंशियल राइट्स, वो आपको इस फर्स्ट नंबर पार्ट में भी उपलब्ध है। तो इसका मतलब टेरिटोरियल सी या सीमावर्ती सागर वाले क्षेत्र में भी यदि हमारी अनुमति पाने के बाद भी कोई जहाज आता है तो उससे भी हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सीमा शुल्क ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम सीमा शुल्क ले सकते हैं, कस्टम ड्यूटी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ कोई जहाज आता है बिना पूछे तो हम उस पर अटैक नहीं कर देते, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा को चुनौती नहीं होती। ये वाला जो क्षेत्र है आगे वाला, इस 12 नॉटिकल माइल के आगे वाला, इसमें हम जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं रखता है इंडिया। यहाँ पे केवल फाइनेंशियल राइट है, केवल यहाँ पे आप टैक्स ड्यूटीज वगैरह वसूल सकते हो, अटैक नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते कि यहाँ से चले जाओ। जबकि ये पहला शुरुआती जो 12 नॉटिकल माइल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ केवल हमारा अधिकार है। फिर अगर आप इसको देखें अनन्य आर्थिक क्षेत्र को, ये भी आधार रेखा से शुरू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे 200 नॉटिकल मील वाले हिस्से में जितने भी संसाधन हैं, मछलियां हैं या तेल के कुएं हैं, उन सब को प्राप्त करने का हमारा अधिकार है। कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल तक। पर जहां पे ये 24 नॉटिकल मील खत्म होते हैं, यहाँ से 24 नॉटिकल मील जहाँ खत्म हो रहे हैं, वहां उसके बाद कोई जहाज अगर होता है तो वो जहाज वहां से फ्री में गुजर सकता है, उससे आप टैक्स वगैरह नहीं ले सकते। मतलब 24 नॉटिकल माइल से लेकर आगे 200 तक का जो हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 में से आप माइनस कीजिए 24, तो बाकी बचा हुआ जितना भी एरिया है, क्षेत्र है, उस एरिया में आप कोई जहाज अगर आता है तो उससे आप कस्टम ड्यूटी वसूलते नहीं हो। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि पहले वाले क्षेत्र में जो अधिकार हमारे पास प्राप्त हैं वो दूसरे क्षेत्र में प्राप्त नहीं है, परंतु दूसरे क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त हैं वो पहले में भी प्राप्त है। दूसरे वाले में जो प्राप्त है अधिकार, मतलब फाइनेंशियल राइट्स, वो आपको थर्ड जोन में अलाउड नहीं है, बट थर्ड जोन में जो अलाउड है वो ऑब्वियसली दूसरे सेकंड जोन में भी अलाउड है, बिकॉज थर्ड जोन जो है वो ओवरलैप करता है थर्ड सेकंड और फर्स्ट जोन में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम डिस्टेंस बता रहे हैं, 24 हुआ, 200 हुआ, 12 हुआ, ये सब किससे हैं? आधार रेखा से डिस्टेंस है, बेस लाइन से, आधार रेखा। तो ये हो गया सागरीय विस्तार हमारा। इसीलिए जब यूएस और वो एरिया वाली बात हो रही थी तो यूएस का ओवरऑल एरिया ज्यादा है, क्योंकि यूएस के दोनों तरफ कोस्टल बॉर्डर है, सागरीय विस्तार यूएस का काफी ज्यादा है, जबकि शुद्ध विशुद्ध रूप से चाइना का जो लैंड एरिया है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी सागरीय सीमा। अब तटरेखा जो है इंडिया की, उसका क्या लाभ होता है या क्या बेनिफिट्स है हमारी कोस्ट लाइन के? तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिया कोई स्थलरुद्ध देश होता, जैसे भूटान है, नेपाल है, अगर हमारे पास कोई कोस्टल रीजन नहीं होता तो हम इस तरह से जो व्यापार अभी करते हैं बंदरगाहों, पोर्ट्स आदि के माध्यम से, वो कैसे कर पाते? और जो भी स्थलरुद्ध देश होते हैं, लैंड से घिरे हुए कंट्रीज होते हैं, उनके आसपास के देशों पर निर्भर करता है कि वो उनको मार्ग देंगे आगे जाने के लिए या नहीं देंगे। जैसे अगर हम देखें, जहां पर इंडिया की लैंड बॉर्डर है वहां हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, वो हमें मार्ग नहीं देते हैं, इसलिए हमारी सेंट्रल एशिया तक पहुंच संभव नहीं हो पाती। जबकि तटवर्ती सीमा जहां पर है हमारी, या सी वाला कोस्टलाइन वाला जो एरिया है, वहां पे इजीली हम किसी भी देश से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे जहाज भेज सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली, तो आसान हो जाता है काफी, और इसीलिए बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है तटरेखा के। सबसे पहले बेनिफिट्स में अगर देखें तो तटरेखा का एक बेनिफिट है, जलवायु को समकारी बनाए रखता है। समकारी क्यों? क्योंकि ये जो लंबी तटरेखा है या जितनी भी तटरेखा है, इस तटरेखा के पास सागरीय भाग जो स्थित है, ओशनिक रीजन या वाटर रीजन, जल की गर्म होने की और ठंडे होने की प्रकृति स्थल से भिन्न होती है। जहां पर लैंड रीजन जल्दी से गर्म ठंडा हो जाता है, जलीय भाग जल्दी से गर्म ठंडा नहीं होता। इसी वजह से जो भी ऐसे भाग हैं या शहर हैं जो बिल्कुल तट पर स्थित हैं, कोस्ट लाइन पर, वहां पर गर्मियों में ज्यादा तेज गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में ज्यादा तेज ठंड नहीं पड़ती, और इसी वजह से जल जो है वहां के क्षेत्रों की जलवायु को थोड़ा विषम नहीं होने देता, मतलब एक्सट्रीम नहीं होने देता, मॉडरेट सा टेम्परेचर देखने को मिलता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। क्योंकि अगर हम उदाहरण के रूप में यहाँ देखें, मुंबई
मुंबई जो है वो कोस्टल रीजन पे है और इसी वजह से मुंबई में जब गर्मियां होती हैं तो मुंबई का लैंड मास इतना ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि वो वाटर के कांटेक्ट में, और पानी जल्दी से गर्म होने नहीं देता मुंबई को। इसी तरह से सर्दियों की अगर बात करें तो सर्दियों में वैसे तो लैंड रीजन बहुत ठंडे हो जाते हैं, पर मुंबई पानी के पास है और इसी वजह से जलीय भाग जो है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता सर्दियों में, इसलिए मुंबई में ज्यादा तेज ठंड भी नहीं पड़ती और ज्यादा तेज गर्मी भी नहीं पड़ती। जबकि इसके विपरीत अगर हम देखें, जो दिल्ली है, जो स्थलरुद्ध है, जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वाला हिस्सा है, यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है गर्मियों में और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसीलिए जो भी तटवर्ती क्षेत्र पे स्थित होते हैं स्थान, वहाँ समकारी जलवायु होती है, मॉडरेट सा क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं मिलती, ना ज्यादा उच्च तापमान ना ज्यादा निम्न तापमान। तो ये एक बेनिफिट हो गया कोस्ट लाइन का। दूसरा बेनिफिट है रेनफॉल, वर्षा। वर्षा ऐसे कि इंडिया के पास ये कोस्ट लाइन है, हमारे पास यहाँ ये जलीय भाग है, इसी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें जब आती हैं, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब आती हैं इंडिया की तरफ, ये पवनें अपने साथ लेकर आती हैं जल, आर्द्रता युक्त होती हैं पवनें, और वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर आती है अपने साथ, इसी वजह से इंडिया में इनके कारण वर्षा प्राप्त होती है। तो इंडिया जो है वो सौभाग्यशाली है कि हमारे पास तटवर्ती क्षेत्र है, इसीलिए हमारे पास इंडिया में मानसून वर्षा अच्छी खासी होती है। अगर आंतरिक भाग में होता इंडिया तो हो सकता है वर्षा जो है इतनी ना होती और शुष्क परिस्थितियां भी हो सकती थी। तो ये तटरेखा हमारे लिए काफी वरदान के समान है। फिर व्यापार और कनेक्टिविटी, संपर्क, इन दोनों दृष्टि से भी तटरेखा बहुत लाभदायक है। वो देखिए किस तरह से, ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये यूरोप वाला भाग है, ये लाल सागर, अरेबियन अरब प्रायद्वीप, और फिर ये इंडिया वाला पार्ट, और आगे ये साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आगे नॉर्थ अमेरिका और ये सब। इंडिया की जो लंबी कोस्ट लाइन है या कोस्टल रीजन है, इसकी वजह से इंडिया सीधे पश्चिमी एशियाई देशों से कांटेक्ट कर सकता है, अफ्रीकी देशों से कर सकता है, इंडिया यहाँ श्रीलंका से कांटेक्ट कर सकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश है उनसे कांटेक्ट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं हम, यहाँ से लाल सागर से होते हुए यूरोप तक हम अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भारत जो है इतने सारे देशों के साथ इजीली कनेक्ट कर पाता है क्योंकि भारत जल से घिरा हुआ है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग जल से घिरा हुआ है, और यहाँ पर विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से, पोर्ट्स के थ्रू इंडिया शिप्स के माध्यम से आराम से इजीली ट्रेड कर सकता है। तो इसीलिए व्यापार में सुगमता होती है, इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, कनेक्टिविटी इंश्योर हुई है कोस्ट लाइन से। क्योंकि अगर हम इंडिया का नर्दर्न पार्ट देखें, उत्तरी भाग, वहां इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। उसका कारण पाकिस्तान जैसे देश हमें मार्ग नहीं देते, अफगानिस्तान में अस्थिरता है और बहुत छोटा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं नहीं, नेपाल आजकल चाइना की तरफ झुका हुआ है, भूटान जो है वो बहुत ही छोटा पहाड़ी देश है, और यहाँ पर है बांग्लादेश, और ये आगे म्यांमार। तो जहां पे भी हमारा लैंड बॉर्डर है, हमारी कनेक्टिविटी डिपेंड करती है हमारे रिलेशन के साथ कि किस तरह के संबंध हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ। जबकि यहाँ पर बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र में कोई हमारा पड़ोसी देश नहीं है, बिल्कुल टच करके तो नहीं है। तो इसीलिए बहुत फ्री है इंडिया, नीचे से आराम से इजीली जाया जा सकता है, किसी भी कंट्री से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए कोस्ट लाइन कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेडिंग के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है टूरिज्म, पर्यटन की दृष्टि से भी कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत में कई सारे बीचेस हैं तटवर्ती क्षेत्र में, जैसे गोवा जो है, गोवा की पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पे चलती है, और गोवा की इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कोस्टल रीजन, बीचेस अच्छे अच्छे, तो वही चीज जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देती है। तो ये टूरिज्म वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से देखें अगर, तो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, इसलिए हमारा कांटेक्ट ओशन के साथ है, महासागर के साथ कांटेक्ट है। इसका मतलब महासागरीय क्षेत्र में जो संसाधन है, रिसोर्सेस, जैसे मछलियां, तेल, प्राकृतिक गैस और प्रवाल, कोरल जो है, या कोरल स्टोन जो होता है, मूंगा पत्थर, ये सारी चीजें हम इसीलिए प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा मतलब कनेक्टिविटी जो है ओशन से है, महासागर से सटा हुआ है भारत, इसलिए ये सब संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। नहीं तो भूटान जैसे देश, नेपाल जैसे देश जो चारों तरफ से स्थलरुद्ध हैं, लैंड से घिरे हैं, उनके पास महासागरीय संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं है, बट इंडिया के पास है। फिर है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये लंबी तटरेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए है
क्योंकि सीधी जो तटरेखा वाला जो क्षेत्र है, कोस्ट लाइन वाला एरिया, वहां से घुसपैठ गतिविधियां कम होती है। नॉर्थ इंडिया से या जहाँ पे हमारा लैंड बॉर्डर है, वहां से घुसपैठ गतिविधियां या इनफिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ कोस्टल बॉर्डर से थोड़ा कम होता है तुलनात्मक रूप से। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि देखें तो सागरीय क्षेत्र से कोई ओपनली एकदम से हमला नहीं करता, क्योंकि पहले ही पता चल जाता है कि दूर से कोई शिप वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कोस्ट गार्ड वगैरह जो है वो इसका ध्यान रखते हैं, तो इजीली अटैक नहीं किया जा सकता, सडन अटैक नहीं किया जा सकता, इसलिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया की लोकेशन इतनी अच्छी है इंडियन ओशन में कि पूरे हिंद महासागर के उत्तरी भाग में भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है, और इंडियन पेनिनसुला जो फैला हुआ है नॉर्दर्न इंडियन ओशन को, उत्तरी हिंद महासागर को ये डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में। ये पेनिनसुलर इंडिया वाला जो पार्ट है ये इंडियन ओशन को उत्तरी भाग को डिवाइड करता है, एक तो अरेबियन सी में, अरब सागर, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। और इतनी ज्यादा अच्छी लोकेशन है इंडिया की कि पूरे इंडियन ओशन में सबसे बड़ी और प्रमुख तटरेखा रखने वाला जो देश है वो ये इंडिया ही है। इसीलिए इंडिया के आधार पर ही, या इंडिया के नाम के आधार पर ही, इस पूरे ओशन का नाम रखा गया है इंडियन ओशन। इसीलिए स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी दूसरा देश यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस एरिया में अपनी धाक बनाना चाहता है या अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, तो उसको भारत जैसे देश को अपने पक्ष में लेना होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति या सामरिक स्थिति को देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, यूएस जो है वो इंडिया का फ्रेंड बनता जा रहा है, क्योंकि यूएस इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपना प्रभुत्व है उसको स्थापित करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी तटरेखा काफी रेलेवेंट है, महत्व रखती है। तो क्या इस तटरेखा के कोई नकारात्मक पहलू नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता हमें इससे? नहीं, नुकसान भी होता है। जैसे ये लंबी तटरेखा होने के कारण सुनामी जैसी जो आपदाएं होती है उनको सामना करना पड़ता है हमें, सुनामी की संभावना बनी रहती है। उसके अलावा चक्रवात, हर वर्ष चक्रवात जो है उनका सामना करना पड़ता है, साइक्लोन्स की वजह से भी नुकसान होता है। समुद्री लुटेरे जो हैं वो तटवर्ती क्षेत्र में आसानी से आकर ये जो है समुद्री, जो हमारे शिप्स जाते हैं जहाज, उनको बीच में रोककर समुद्री लुटेरे जो हैं वो कई नुकसान वाली गतिविधियां करते हैं। तो समुद्री लुटेरों का या पायरेट्स का डर बना रहता है, ये सारी चीज भी नेगेटिव है। प्लस जब आपके पास तटरेखा होती है तो कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक अलग से फोर्स हमें मेंटेन करनी पड़ती है। फोर्स मेंटेन करने के साथ साथ हमें इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे हमें न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदनी पड़ती है, पनडुब्बियां खरीदनी पड़ती है, बड़े बड़े जहाज खरीदने पड़ते हैं इंडिया को, जिसमें अतिरिक्त खर्चा होता है। माना कि ये खर्चा वगैरह होता है, कुछ नुकसान भी होते हैं प्राकृतिक आपदाओं से, पर इन सब के बावजूद अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो तटरेखा के लाभ ज्यादा हैं, इसके नुकसान थोड़े कम है, और उन नुकसानों को थोड़ा कम किया भी जा सकता है, क्योंकि चक्रवात के आजकल प्रिडिक्शंस होने लगे हैं, तो उसको नुकसान को बचाया जा सकता है, सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है, ताकि समुद्री लुटेरे जो हैं इस तरह की लूटपाट ना करें। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये तटरेखा या तटवर्ती क्षेत्र जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब जो है एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं, इंडिया में जो दोनों तरफ सागर हैं, उन सागरों के आधार पर इंडिया का मीन सी लेवल निकाला जाता है। मतलब औसत समुद्री जो स्तर है कि भारत कितना ऊंचा है, सी लेवल के आसपास वाला जो सी लेवल है वहां पे वो कितनी सीमा बनाता है। तो ये जो सी लेवल बताया जाता है ये किस तरह से पता लगता है? तो मान लीजिए ये कोई भी स्थलीय क्षेत्र है, कोई भी लैंड रीजन है, इस स्थलीय क्षेत्र के पास अगर जल है, वाटर है, तो इसमें ये देखा जाता है कि उच्च ज्वार के समय जल कहाँ तक पहुंचता है, किस पॉइंट तक पहुंचता है हाई टाइड के टाइम पर। तो मान लीजिए हाई टाइड, उच्च ज्वार के समय यदि जल तटरेखा के तटवर्ती क्षेत्र के इस पॉइंट तक पहुंचता है, और निम्न ज्वार के समय जल जो है वो यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचता है तटवर्ती क्षेत्र के, इसे कहेंगे लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड का जो वाटर लेवल होता है, जल का स्तर होता है, उसी का जब औसत निकालते हैं या मध्य मान निकालते हैं तो वो उस स्थान का होता है मीन सी लेवल, मतलब औसत समुद्री स्तर।
और भारत का औसत समुद्री स्तर यदि देखें तो वैसे तो भारत में जितने सारे तटवर्ती क्षेत्र में स्थान है, जैसे यहाँ मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, हर एक का सी लेवल, मीन सी लेवल अलग अलग है। पर हम इंडिया का सी लेवल किसको कहेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट किसको माना जाए, तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पर स्वतंत्रता के बाद मुंबई का जो सी लेवल है, मतलब मुंबई में हाई टाइड और लो टाइड का जो एवरेज है, मतलब उनके बीच का जो मीन है, माध्य है, उसी को मीन सी लेवल कहते हैं। तो मुंबई का जो मीन सी लेवल है उसको इंडिया का सी लेवल कहा जाता था। और अब जो है आजकल चेन्नई के सी लेवल को इंडिया का रेफरेंस पॉइंट माना गया है, मीन सी लेवल। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और स्वतंत्रता के पहले जो इंडिया का मीन सी लेवल है वो कराची से देखा जाता था। ये मीन सी लेवल चेंज होता रहता है समय के साथ, थोड़ा थोड़ा मीन सी लेवल जो है ये माध्य जो है समुद्री स्तर का, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सी लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, और आगे भविष्य में हो सकता है कि कुछ स्थान इंडिया के डूब ही जाए। तो इसलिए ये कई सारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वगैरह जो है वो चिंता क्या विषय है ये, इसीलिए न्यूज में भी चल रहा है कि काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में सी लेवल बढ़ने के कारण डूब सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सी लेवल की। और सी लेवल में अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो है, बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहां का सी लेवल थोड़ा ज्यादा है। अरेबियन सी वाला जो क्षेत्र है वहां का सी लेवल थोड़ा कम है। तो ये इंडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें हमने बेसिक चीजें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसा है, कौन नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्टेट्स कौन से, यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, ये सब चीजें देखी। तो इनको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिया से रिलेटेड और भी कई चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।